प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि सभी 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको चैप्टर 5 के सभी एमसीक्यू के सॉल्यूशन इजी वे में समझ में आ जाएंगे। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा गया है द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स आर। वो कौन से 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं जो सॉलिड से पॉइंट की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए है सॉलिड, सरफेस, लाइन्स, पॉइंट्स। ऑप्शन बी है सॉलिड्स, लाइन्स, सरफेस, पॉइंट्स। ऑप्शन सी है लाइन्स, पॉइंट, सरफेस, सॉलिड्स। ऑप्शन डी है लाइन्स, सरफेस, पॉइंट्स, सॉलिड्स। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छे से आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बच्चों, हमें जाना है सॉलिड से पॉइंट की तरफ। तो सॉलिड इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, आपने जाना होगा, समझा होगा, और आप जो है चैप्टर 13 को पढ़ोगे तब भी आपको सॉलिड्स के बारे में बताया जाएगा। तो सॉलिड इस तरह का होता है जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। तो ये जो सॉलिड है ये किससे मिलके बना होता है बच्चों? ये सरफेसेस से मिलके बना होता है। सॉलिड के चारों तरफ सरफेसेस होते हैं। तो जो हमारा सॉलिड है वो किससे मिलके बना होता है? सरफेसेस से। तो इस तरह से सरफेसेस होती है। अब ये सरफेस किससे बना होता है? सरफेस बना होता है बच्चों हमारा लाइन से। इस तरह से लाइन होती है हमारी। तो देखो, ये जो सरफेस था, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, इसकी ये चारों तरफ लाइन है इसके। तो चारों तरफ लाइन से मिलके सरफेस बना है हमारा। अब ये जो लाइन है ये किससे मिलके बनी होती है? ये बनी होती है हमारी पॉइंट से। जो पॉइंट होते हैं उनको हम लगाते चले तो हमारी लाइन बन जाएगी। तो देखिए, सॉलिड बना हमारा किससे? सॉलिड के चारों तरफ होता है सरफेस, सरफेस से। सरफेस के चारों तरफ होती है हमारी लाइन, तो सरफेस बनती है लाइन से और लाइन बनता है हमारा पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं जो 3 स्टेप्स हैं फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट सर, वो कौन से हैं? सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन, लाइन से पॉइंट। तो कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है हमें? ऑप्शन ए में देखिए, सॉलिड, सरफेस, लाइंस, पॉइंट्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, सॉलिड, सरफेस, लाइंस, पॉइंट्स। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सॉलिड हैज़। एक सॉलिड की कितनी नंबर ऑफ डायमेंशंस होती हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, और वैसे तो आपको पता ही होगा, पर नहीं पता है तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा देंगे। हमसे पूछा है सॉलिड की कितनी डायमेंशंस होती हैं। तो सॉलिड इस तरह का होता है बच्चों, हम जानते हैं सॉलिड के बारे में। और जो है सॉलिड की 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी 3 डायमेंशंस होती हैं? एक्स डायमेंशन होती है, और ऊपर जो है ऊपर और नीचे वाई डायमेंशन होती है, और हमारी तरफ आती है ये जेड डायमेंशन होती है। तो 3 डायमेंशंस होती हैं सॉलिड की। सॉलिड जो है वो 3D होता है। आपने 3D मूवीज़ देखी होंगी, तो सॉलिड जो होता है वो भी 3 डायमेंशन का होता है, 3D का होता है। तो सॉलिड की कितनी डायमेंशंस होती हैं बच्चों? 3 डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमें 3 दे रहा है? ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 3। और आप याद रखिए सॉलिड की 3 डायमेंशंस होती हैं। बच्चों, हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सरफेस हैज। सरफेस के नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने होते हैं? सरफेस के कितने डायमेंशंस होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, और बहुत ही इजी वे में हम आपको समझा देंगे ये ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हमसे पूछा है सरफेस की नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी होंगी। तो सरफेस ऐसा होता है जैसे कि आपका पेज होता है, तो सरफेस ऐसा होता है। इस सरफेस के कितने डायमेंशंस है बच्चों? देखिए, एक है एक्स डायमेंशंस, या कह लें लेफ्ट और राइट जाता है ये, और एक है वाई डायमेंशन, ऊपर और नीचे। तो टोटल कितनी डायमेंशंस हो गई? एक्स और वाई। तो 2 डायमेंशंस हो गई सरफेस की, यानी कि सरफेस के 2 डायमेंशंस होते हैं, यानी कि सरफेस 2D है, 2 डायमेंशंस का है।
और हमसे ये पूछा नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ सरफेसेस, तो कितनी होती हैं 2। तो कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है? ऑप्शन बी दे रहा है 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 2। सरफेस की कितनी डायमेंशंस होती हैं? 2 डायमेंशंस होती हैं। सरफेस इज ए 2D। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डायमेंशन अ पॉइंट हैज। एक पॉइंट के कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस होते हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। हमें बताना है चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट के बारे में बात की गई है तो पॉइंट ऐसा होता है, और बच्चों ये पॉइंट जो है एकदम सबसे छोटा होता है एकदम। तो ये जो पॉइंट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। नो मतलब 0 डायमेंशन। अ पॉइंट हैज़ 0 डायमेंशन या पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। तो इसका मतलब है पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी। पॉइंट की डायमेंशन कितनी होंगी? 0 होंगी। तो कौन सा ऑप्शन हमें 0 दे रहा है? ऑप्शन ए जो है वो हमें 0 दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 0। पॉइंट की डायमेंशन कितनी होती हैं? 0 होती हैं। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन या फिर अ पॉइंट हैज़ 0 डायमेंशन। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट्स इनटू। जो यूक्लिड मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो उनकी फेमस ट्रीटीज थी द एलिमेंट्स इनटू, उसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया था? ऑप्शन ए है 13 चैप्टर्स, ऑप्शन बी है 12 चैप्टर्स, ऑप्शन सी है 11 चैप्टर्स, ऑप्शन डी है 9 चैप्टर्स। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है ये, इसे हमें समझना है या फिर कहीं याद रखना है। तो जो यूक्लिड थे, यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स या फिर उनको 13 बुक्स भी कहा जाता है। तो जो यूक्लिड ने द एलिमेंट्स इनटू बनाई थी, फेमस ट्रीटीज जो उनकी थी, उसको उन्होंने 13 चैप्टर्स या कह लें 13 बुक्स में डिवाइड किया था। तो अगर क्वेश्चन में बुक्स दे रखा है ऑप्शंस में तो बुक्स 13 बुक्स आंसर होगा। अगर ऑप्शन में चैप्टर्स दे रखा है तो 13 चैप्टर्स आंसर होगा। यहाँ पर चैप्टर्स दे रखे हैं सभी ऑप्शंस में, तो कौन से ऑप्शन में 13 चैप्टर दे रखा है? ऑप्शन ए में 13 चैप्टर्स दे रखा है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 13 चैप्टर्स। तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, यूक्लिड की जो फेमस ट्रीटीज थी द एलिमेंट्स, उसको उन्होंने 13 चैप्टर्स या फिर कहें 13 बुक्स में डिवाइड किया था। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस इन एलिमेंट्स आर। जो एलिमेंट्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस कितने हैं? ऑप्शन ए है 465, ऑप्शन बी है 460, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 55। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है ये और इसको आपको याद करना होगा। एलिमेंट्स इज द बुक रिटन बाय ए मैथमेटिशियन यूक्लिड्स एंड इट हैज़ 465 प्रोपोजिशंस। एलिमेंट एक बुक है जिसको मैथमेटिशियन यूक्लिड ने लिखा था और उसमें 465 प्रपोजिशंस हैं। हमसे यही पूछा कि एलिमेंट्स में कितनी नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हैं, तो एलिमेंट्स में 465 प्रपोजिशंस हैं। कौन सा ऑप्शन हमें 465 दे रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 465। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स बुक्स में जो है, एलिमेंट बुक जो है उसमें 465 प्रपोजिशंस हैं। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर। हमसे पूछा है जो सॉलिड्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? ऑप्शन ए है सरफेसेस, ऑप्शन बी है कर्व्स, ऑप्शन सी है लाइंस, ऑप्शन डी है पॉइंट्स। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वैसे तो आपको आता होगा और हम और आसान तरीके से आपको समझा देंगे। देखिए हमसे पूछा है सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती हैं, तो हमने एक सॉलिड ले लिया। अब इसकी बाउंड्रीज देखिए, सरफेस है, इधर वाली भी सरफेस है और ऊपर नीचे वाली भी सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? सरफेस होती है। सॉलिड की बाउंड्रीज हमेशा क्या होती हैं? सरफेस होती है। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? सरफेसेस। तो ऑप्शन ए जो है वो दे रहा है हमें सरफेसेस, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सरफेसेस। तो बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर क्या है? सरफेसेस। सॉलिड की बाउंड्रीज जो है सरफेसेस होती हैं। इसका मतलब है सॉलिड जो है सरफेसेस से मिलके बना होता है। सॉलिड की जो बाउंड्रीज हैं वो सरफेसेस होती हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन ए सरफेसेस। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें हमसे पूछा है बाउंड्रीज ऑफ ए सरफेसेस आर। सरफेसेस जो होती हैं उनकी बाउंड्रीज क्या होती है। ऑप्शन ए है सरफेसेस, ऑप्शन बी है कर्व्स, ऑप्शन सी है लाइंस, ऑप्शन डी है पॉइंट्स। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये और बहुत बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमसे सरफेस की बाउंड्रीज पूछी है, तो हमने एक सरफेस ले लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अब देखिए इसकी बाउंड्रीज क्या है, लाइंस हैं और कर्व्स हैं। अब देखो ऑप्शन में हमें कर्व्स भी दे रखा है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में लाइंस दे रखा है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, लाइंस या कर्व्स। बहुत से बच्चे इसका आंसर लाइंस लगा के आ जाते हैं, पर आप देखिए एक डेफिनेशन को समझिए। ए लाइन इज ऑल्सो ए कर्व एंड इज कॉल्ड ए स्ट्रेट कर्व। एक जो लाइन होती है वो भी कर्व होती है, स्ट्रेट कर्व होती है। तो जो लाइन है वो भी कर्व है, पर जो कर्व होते हैं वो लाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है सरफेस की बाउंड्री क्या मिली हमें, लाइन और कर्व, और जो लाइन है वो भी कर्व होती है। तो इसका मतलब है कि सरफेस की बाउंड्रीज क्या होंगी, कर्व्स होंगी। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी कर्व्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कर्व्स। तो सरफेस की बाउंड्रीज क्या होती हैं, कर्व्स होती हैं, कर्व होते हैं। लाइंस भी होती हैं लेकिन लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, लाइन इज ऑल्सो ए कर्व एंड इज कॉल्ड स्ट्रेट कर्व। तो आप याद रखिएगा जो कर्व सरफेस की बाउंड्रीज होती हैं वो कर्व्स होती हैं। लाइंस अगर आपने लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्व्स। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 3000 BC, 3000 BC में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक्स यूज होती थी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वर हैविंग डायमेंशन इन द रेशो, उनका डायमेंशन का रेशो क्या था उन ब्रिक्स का, ईंटों का। जो कंस्ट्रक्शन के काम में जो ब्रिक्स जो ईंट यूज होती थी उन ईंटों का डायमेंशन का रेशो क्या था। ऑप्शन ए है 1:3:4, ऑप्शन बी है 4:2:1, ऑप्शन सी है 4:4:1, ऑप्शन डी है 4:3:2। तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझ लीजिए जिससे आप बहुत इजी वे में इसका आंसर दे पाएंगे। द ब्रिक्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर इन द रेशियो, क्या रेशियो होता था, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस का रेशियो होता था 4:2:1। यानी कि लेंथ अगर 4 है तो ब्रेड्थ 2 होगी और थिकनेस 1 होगी। ऐसे समझ लीजिए ये ब्रिक है, ब्रिक किसी साइज की होती है, इसी शेप की होती है। तो लेंथ अगर उसकी 4 है तो ब्रेड्थ जो है, लंबाई 4 है, ब्रेड्थ चौड़ाई जो है उसकी 2 होगी, मतलब उसकी आधी होगी। और उसकी जो थिकनेस है यानी कि ऊंचाई कह लें या थिकनेस कह लें वो 1 होगी, यानी कि वो चौड़ाई की भी आधी होगी। तो रेशियो क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस का 4:2:1। तो कौन सा ऑप्शन हमें 4:2:1 दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है हमें 4:2:1। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 4:2:1। तो इसको याद कर लीजिए, और याद करने का आसान तरीका भी है 4:2:1, या आप कहें 1:4, तो उससे आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो आंसर है 4:1। तो यही आंसर है आपका। तो 1:4 करके भी आप याद कर सकते हैं, 4:1 करके भी याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4:2:1। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमसे कहा गया है अ पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज, एक पिरामिड जो है वो एक सॉलिड फिगर होता है, तो उसका बेस क्या होता है। ऑप्शन ए है ओनली ट्रायंगल, ऑप्शन बी है ओनली ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओनली ए रेक्टेंगल, ऑप्शन डी है एनी पॉलीगन। तो हमें बताना है कि जो पिरामिड जो एक सॉलिड फिगर होता है उसका जो बेस है वो क्या होता है, सिर्फ ट्रायंगल होता है या सिर्फ स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है या पॉलीगन होता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड दिखता कैसा है। बच्चों आपने अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा जो मिस्र है, इजिप्ट जो है, इजिप्ट में जो है पिरामिड्स होते हैं और पिरामिड इस शेप के होते हैं। इस शेप को ही हम पिरामिड शेप कहते हैं। अब हमें बताना है इसका जो बेस है वो किस शेप का होगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पॉलीगन। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने देख लिया कि ये जो पिरामिड है वो किस शेप के होते हैं, और ये आप सोशल साइंस में पढ़ चुके होंगे।
बच्चों हम देख लेते हैं कि पिरामिड का बेस किस किस शेप का हो सकता है। तो आप देखिए, अगर स्क्वायर पिरामिड है तो उसका जो बेस है वो स्क्वायर होगा। ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसका बेस ट्रायंगुलर होता है। हेक्सागोनल पिरामिड है तो उसका बेस जो है हेक्सागोनल होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पिरामिड एक सॉलिड फिगर है, जरूरी नहीं है कि उसका बेस सिर्फ ट्रायंगल हो, ओनली ट्रायंगल हो, या ओनली स्क्वायर हो, या ओनली रेक्टेंगल हो। उसका बेस जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। तो इसका मतलब है अलग अलग शेप होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पिरामिड जो सॉलिड फिगर होता है उसका बेस क्या होता है, एनी पॉलीगन। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन डी, एनी पॉलीगन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन डी, एनी पॉलीगन। तो हम कह सकते हैं कि पिरामिड का जो बेस होता है वो एनी पॉलीगन होता है, मतलब कोई भी पॉलीगन हो सकता है पिरामिड का बेस। हमारे सामने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 11 है, एमसीक्यू है बच्चों ये। द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड आर, पिरामिड की जो साइड फेसेस हैं वो किस शेप की होती हैं। ऑप्शन ए है ट्रायंगल्स, ऑप्शन बी है स्क्वायर्स, ऑप्शन सी है पॉलीगन्स, ऑप्शन डी है ट्रेपेजम्स। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही हमें पता करना होगा कि पिरामिड का शेप कैसा होता है। तो ये है पिरामिड्स, जो कि आप सोशल साइंस में पढ़ चुके होंगे। इजिप्ट में पिरामिड होते हैं, तो पिरामिड इस शेप के होते हैं और इस शेप को हम पिरामिड कहते हैं। अब हमें बताना है कि इसकी जो साइड फेसेस हैं वो किस शेप की होंगी, ट्रायंगल, स्क्वायर, पॉलीगन और ट्रेपेजम्स। तो हमें बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमने देख लिया पिरामिड का कैसा शेप होता है, और ये भी हम जानते हैं कि जो पिरामिड का जो बेस होता है वो तो अलग अलग शेप का होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो पिरामिड की साइड फेसेस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये नीचे वाला जो है पिरामिड का बेस है, और बाकी जो साइड में फेसेस हैं उनको साइड फेसेस कहते हैं या लेटरल साइड कहते हैं। तो साइड फेसेस जितने भी हैं पिरामिड के वो सब ट्रायंगल के शेप के हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ट्रायंगल्स। साइड फेसेस ऑफ ए पिरामिड आर ट्रायंगल्स। पिरामिड के जो साइड फेसेस हैं वो ट्रायंगल के शेप की होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, ट्रायंगल्स। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इट इज नोन दैट इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड। द यूक्लिड्स एक्सियोम्स दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट इज। हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड होगा। तो ये यूक्लिड का कौन सा एक्सियोम्स कहता है, कौन सा स्टेटमेंट है यूक्लिड के एक्सियोम्स का। फर्स्ट एक्सियोम, सेकंड एक्सियोम, थर्ड एक्सियोम, फोर्थ एक्सियोम। हमें बताना है इनमें से करेक्ट एक्सियोम्स कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, अगर हमें ये पता है, एड जेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है जेड को ऐड करते हैं, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू राइट साइड में भी क्या होगा 10 प्लस जेड। यही है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड। हियर जेड हैज बीन एडेड टू टू क्वांटिटीज दैट आर इक्वल। दो क्वांटिटीज x प्लस वाई और 10 जो इक्वल हैं, उन दोनों में जेड को जोड़ा गया है। अब बच्चों यूक्लिड का जो सेकंड एक्सियोम्स है, विच स्टेट्स दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। जैसे x प्लस वाई 10 के इक्वल है, अब इन दोनों में अगर एक इक्वल यानी कि जेड को जोड़ा जाए तो उनका होल भी इक्वल होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 प्लस जेड होगा। तो ये कौन सा यूक्लिड का एक्सियोम कहता है, सेकंड एक्सियोम्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड एक्सियोम। कौन सा ऑप्शन सेकंड एक्सियोम बोल रहा है, ऑप्शन बी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सेकंड एक्सियोम। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 13 है। इन एंशियंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टर्स यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वर। एंशियंट इंडिया में हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए यूज होने वाले अल्टर्स के शेप क्या थे। अल्टर्स मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो उनके शेप्स क्या थे। ऑप्शन ए है स्क्वायर एंड सर्कल्स, ऑप्शन बी है ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स, ऑप्शन सी है ट्रेपेजम एंड पिरामिड्स, ऑप्शन डी है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हाउस होल्ड रिचुअल्स की बात हो रही है, पब्लिक रिचुअल्स की नहीं हो रही है। तो हाउस होल्ड रिचुअल्स मतलब घरों में जो पूजा पाठ होते थे
उसमें जो है हवन वगैरह करने के लिए किस तरह के शेप्स के अल्टर्स का यूज होता था एंशिएंट इंडिया में, ये हमें बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको कुछ कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा होगा, तो आप देखिए इस तरह के शेप्स होते थे हवन कुंड के पूजा करने के लिए, हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए। तो इन शेप्स के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बच्चों अब हम इस शेप को देख के बता सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो है अल्टर्स जो हाउस होल्ड रिचुअल्स में यूज होते थे वो किस शेप के होते थे। देखो ये स्क्वायर शेप दिख रहा है और ये सर्कुलर शेप दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स वर यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स इन एंशिएंट इंडिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स वर यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स इन एंशिएंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, एमसीक्यू है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स इन श्री यंत्र इन द अथर्ववेद। हमें बताना है कि जो अथर्ववेद में श्री यंत्र है उसके अंदर इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स कितने हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों वैसे तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, बट हम आपको इसको याद करने की ट्रिक बता देंगे। श्री यंत्र है, इसमें पूछा है इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स कितने होते हैं। तो श्री यंत्र बच्चों कुछ इस तरह का होता है जो आपने कई बार देखा होगा। बच्चों द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स इन श्री यंत्र इन दी अथर्ववेद इज 9 होते हैं। तो आंसर तो हमारा इसका 9 होगा, ऑप्शन सी 9। तो हम कह देंगे कि आंसर इज ऑप्शन सी 9। अब इसको याद रखने का तरीका बता देते हैं। देखिए श्री यंत्र में कितने कैरेक्टर हैं, S1 R2 I3 Y4 A5 N6 T7 R8 A9, टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि श्री यंत्र में कितने इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स होंगे। जितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं श्री यंत्र में उतने ही होंगे। कितने कैरेक्टर लिखे हुए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें 9 इंटरवोवन आइसोलेस ट्रायंगल्स होंगे। ये बस याद करने का तरीका है, जब आपको कन्फ्यूजन हो एग्जाम में तो आप कैसे इसके आंसर को रिकॉल कर सकते हैं। तो श्री यंत्र में जितने कैरेक्टर हैं 9 कैरेक्टर हैं, तो इसका आंसर है 9। तो ऑप्शन सी 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 9। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है, पूछा गया है ग्रीक एम्फेसिस ऑन। ग्रीक ने किस पे एम्फेसिस किया था ग्रीक्स ने। ऑप्शन ए है इंडक्टिव रीजनिंग पे, ऑप्शन बी है डिडक्टिव रीजनिंग पे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों पर, ऑप्शन डी है प्रैक्टिकल यूज ऑफ जियोमेट्री पर। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों ये भी थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A study of Greek philosophy and Greek history of mathematics and logic reveal that Greek emphasized on deductive reasoning। तो ग्रीक जो है उन्होंने किस पे एम्फेसिस किया था, डिडक्टिव रीजनिंग पे एम्फेसिस किया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिडक्टिव रीजनिंग। कौन सा ऑप्शन हमें डिडक्टिव रीजनिंग दे रहा है, ऑप्शन बी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग। तो ग्रीक ने जो एम्फेसिस किया था वो किस पे किया था, डिडक्टिव रीजनिंग पे एम्फेसिस किया था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इन एंशिएंट इंडिया अल्टर्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजम वर यूज फॉर। एंशिएंट इंडिया में जो अल्टर्स यूज होते थे, कॉम्बिनेशन होते थे शेप्स के लाइक रेक्टेंगल ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजम, वो किस यूज में होते थे। ऑप्शन ए है पब्लिक वर्शिप में, ऑप्शन बी है हाउस होल्ड रिचुअल्स में, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी कि पब्लिक वर्शिप में भी और हाउस होल्ड रिचुअल्स में भी, ऑप्शन डी है नन ऑफ ए बी सी मतलब इन तीनों में से किसी में भी नहीं। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बच्चों थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है ये, याद रखने वाला क्वेश्चन है। इन एंशिएंट इंडिया अल्टर्स हुज शेप्स वर कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजम्स वर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वर्शिप। तो ऐसे अल्टर्स जो कॉम्बिनेशन होते थे रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स ट्रेपेजम्स, वो किसके लिए रिक्वायर्ड होते थे, पब्लिक वर्शिप के लिए, पब्लिक वर्शिप के लिए यूज होते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पब्लिक वर्शिप।
तो कौन सा ऑप्शन पब्लिक वर्शिप है? ऑप्शन ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, पब्लिक वर्शिप। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री। यूक्लिड जो थे वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए है बेबीलोनिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है इंडिया। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, हमें बस याद करना है कि यूक्लिड जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो बच्चों यूक्लिड जो है बिलोंग करते थे ग्रीस से। ग्रीस एक कंट्री है, वहां से बिलोंग करते थे यूक्लिड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ग्रीस। तो ऑप्शन सी में हमें ग्रीस दे रखा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ग्रीस। तो यूक्लिड कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रीस से बिलोंग करते थे यूक्लिड। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है थेल्स बिलोंग टू द कंट्री। थेल्स कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए है बेबीलोनिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है ग्रीस, ऑप्शन डी है रोम। हमें बताना है इन चारों में से कौन सी कंट्री से थेल्स जो है वो बिलोंग करते थे। ये भी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों, और ये हमें याद करने की ज़रूरत है। थेल्स बिलोंग्स टू ग्रीस। थेल्स जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते थे। कौन सा ऑप्शन हमें ग्रीस दे रहा है? ऑप्शन सी दे रहा है ग्रीस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ग्रीस। तो थेल्स बिलोंग्स टू ग्रीस। तो आपको याद रखना है थेल्स जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते थे। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ। हमसे पूछा है कि पाइथागोरस जो है वो किन के स्टूडेंट थे। ऑप्शन ए है थेल्स, ऑप्शन बी है यूक्लिड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि थेल्स के भी स्टूडेंट थे और यूक्लिड के भी थे, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज के स्टूडेंट थे। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों ये भी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, हमें याद रखना है पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ थेल्स। पाइथागोरस जो है थेल्स के स्टूडेंट थे। थेल्स जो है पाइथागोरस के गुरुजी थे। तो थेल्स जो है वो पाइथागोरस के गुरुजी थे, इसका मतलब पाइथागोरस जो है थेल्स के स्टूडेंट थे। तो हमसे पूछा है पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ, तो पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? थेल्स के, मिस्टर थेल्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों थेल्स। कौन सा ऑप्शन थेल्स लिखा है? ऑप्शन ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, थेल्स। तो याद रख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस जो थे वो उनके भी गुरुजी कौन थे? थेल्स थे। तो पाइथागोरस ने जो है मैथ्स किससे सीखा था? मिस्टर थेल्स से सीखा था। तो याद रखिए पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ थेल्स। पाइथागोरस के गुरुजी जो थे वो थेल्स थे। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। इनमें से कौन सा है जिसको प्रूफ की आवश्यकता होती है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए है थ्योरम, ऑप्शन बी है एक्सियोम, ऑप्शन सी है डेफिनेशन, ऑप्शन डी है पोस्टुलेट। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा है जिसको प्रूफ की नीड होती है, प्रूफ की आवश्यकता होती है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्सियोम्स, पोस्टुलेट एंड डेफिनेशन आर सेल्फ एविडेंट एंड डू नॉट नीड एनी प्रूफ। तो जो एक्सियोम्स होते हैं, पोस्टुलेट होते हैं और जो डेफिनेशन होती हैं वो सेल्फ एविडेंट होते हैं और उनको किसी भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नीड नहीं होती है। थ्योरम नीड्स अ प्रूफ टू एस्टेब्लिश इट्स ट्रूथ। थ्योरम को जो है प्रूफ की नीड होती है एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रुथ को। देयरफॉर द थ्योरम नीड्स अ प्रूफ। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरम नीड्स अ प्रूफ। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, हमने देख लिया यहाँ पे थ्योरम नीड्स अ प्रूफ। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? थ्योरम होगा। कौन सा ऑप्शन थ्योरम दे रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है थ्योरम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, थ्योरम। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। यूक्लिड ने कहा था कि जो सभी राइट एंगल्स जो है आपस में एक दूसरे से बराबर होते हैं, तो वो किस फॉर्म में था? ऑप्शन ए है एन एक्सियोम, ऑप्शन बी है अ डेफिनेशन, ऑप्शन सी है अ पोस्टुलेट, ऑप्शन डी है अ प्रूफ। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं आपको। बच्चों यूक्लिड ने जो है बहुत कुछ चीज़ों को मान लिया था जिनको प्रूव नहीं किया गया था। उनको या तो एक्सियोम कहा जाता है या पोस्टुलेट कहा जाता है। अगर वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो पोस्टुलेट कहा जाता है। यूक्लिड फोर्थ पोस्टुलेट स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर।
क्योंकि ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए ये पॉस्टुलेट है। और कौन सा पॉस्टुलेट है? फोर्थ पॉस्टुलेट है। क्या कहता है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यूक्लिड ने जो कहा था कि राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहा था? पॉस्टुलेट कहा था। फोर्थ पॉस्टुलेट था वो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपोस्टुलेट। कौन सा ऑप्शन हमें अपोस्टुलेट दे रहा है? ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, अपोस्टुलेट। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। लाइन्स पैरेलल हैं अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये किस फॉर्म में कहा गया है? ऑप्शन ए है एन एक्सियोम, ऑप्शन बी है अ डेफिनेशन, ऑप्शन सी है अ पोस्टुलेट, ऑप्शन डी है अ प्रूफ। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एन एक्सियोम और पोस्टुलेट इज ए स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। एक्सियोम और पोस्टुलेट जो है वो एक स्टेटमेंट होते हैं जिनको ट्रू मान लिया गया विदाउट प्रूफ, और पोस्टुलेट जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। अ प्रूफ इज एन एविडेंस एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट और थ्योरम। प्रूफ जो है एक एविडेंस होता है एक फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। अ डेफिनेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक डेफिनेशन जो है वो एक स्टेटमेंट होती है जो एग्जैक्ट मीनिंग बताती है वर्ड्स का। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन्स। ये पैरेलल लाइन्स की डेफिनेशन है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी तो वो लाइन्स पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल लाइन्स की डेफिनेशन ही है। इसलिए जो कहा गया है लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो क्या है? वो एक डेफिनेशन है, अ डेफिनेशन। तो कौन सा ऑप्शन हमें अ डेफिनेशन दे रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अ डेफिनेशन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, अ डेफिनेशन। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।